बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम सारे वही ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो हमारे ब्रीदिंग के हवाले से जितने भी मसले आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अस्थमा है, किसी को कॉप डी के मसले हैं, किसी को ब्रोंक्यूल्स के मसले हैं, किसी को लंग्स के मसले हैं, ठीक है, या किसी को टीबी है, जितने भी बीमारी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, या किसी को एलर्जी वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और जितने भी ड्रग्स पॉसिबल हो सकते हैं हर बीमारी के लिए, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो ड्रग जो कि कफ़ के लिए, मतलब खांसी के लिए, या फिर जो हम आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए, या फिर एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है इसमें एंटीटिवसिव्स या एंटीट्यूसिव्स आप कह सकते हो। एंटीटिवसिव्स का मतलब होता है एंटी कफ़, ठीक है। वो ड्रग जो कि आप कफ़ के ख़िलाफ़ देते हो, खांसी के लिए देते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीटिवसिव्स। और ये होते हैं नारकोटिक्स, मतलब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें नशा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी खांसी की दवा खाते हो, कोई सिरप पीते हो, तो उसके बाद आपको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो नारकोटिक्स होते हैं, नशा होता है, ठीक है। तो एंटीट्यूसिव ड्रग जो है वो ड्रग्स हैं जो कि आप कफ़ को रिलीव करने के लिए, मतलब खांसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो मेन ड्रग यूज़ होता है या जो पॉपुलर ड्रग है, दैट इज़ कोडीन, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ये आपके ब्रेन में जो कफ सेंटर है, जहाँ से आप क्या जो मतलब खांसी है जो कंट्रोल होती हैं या जहाँ से वो एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, उसी सेंटर के ऊपर जाके ये काम करते हैं, उसको डिप्रेस करते हैं, मतलब ऑफ़ कर देते हैं, तो खांसी बंद हो जाती है। इसका अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देख लें तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब सांस लेने में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, सेडेशन मतलब ये कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने कोई नशा किया है, आपको नींद वगैरह ज़्यादा आएगी, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है, या ब्रेडिकार्डिया, मतलब ये कि स्लो हार्ट बीट हो सकता है। और GIT जो है, जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो उसमें कोई मसले आ सकते हैं, मतलब डायरिया, कंस्टिपेशन वगैरह हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब किस किस में नहीं दे सकते, तो उन लोगों में नहीं दे सकते जिसको कॉप डी की बीमारी, कॉप डी मतलब कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। और इनमें नहीं दे सकते, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। और ड्रग एडिक्ट्स, वो लोग जो कि ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है, जो नशेई लोग हैं, ठीक है, उनमें आप ये नहीं दे सकते। अच्छा, एंटीट्यूसिव जो है नॉन नारकोटिक भी इसमें होते हैं, मतलब ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि नशा नहीं प्रोड्यूस करते। वो क्या करते हैं कि आपके जस्ट खांसी को रोकते हैं। कैसे कि खांसी वाले जो रिसेप्टर है या जो स्ट्रेच रिसेप्टर है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से जो है वो हमें खांसी होती है, तो उसी के ऊपर जाके बस उसको रोक देते हैं। जब वो रोकते हैं, स्टिमुलेट नहीं होते, तो आपको खांसी नहीं होती, ठीक है। तो एंटीट्यूसिव में दो किस्म के ड्रग आपको देखने को मिलेंगे, एक होंगे नारकोटिक्स और एक होंगे नॉन नारकोटिक्स, ठीक है। नारकोटिक जो है उसमें सेडेशन वगैरह होगी, नशा होगा, और नॉन नारकोटिक में वो चीज़ें नहीं होंगी, बस जस्ट वो कफ को ख़त्म करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग्स है इसमें नॉन नारकोटिक, वो आपको बताया गया था बेंजोनेटेट, ठीक है, टेस्लॉन के नाम से आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट वही नोज़िया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह हो सकता है। इसका अगर नर्सिंग केयर की बात करें तो बिकॉज कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंड एंटीट्यूसिव वेरी cautiously, ठीक है, ओनली व्हेन कफ इंटरफेयर अ लॉट ऑफ विद ADLs, ठीक है। मतलब ये जो ड्रग है, ठीक है, ये आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप किसी को थोड़ी बहुत भी खांसी है और आपने उसको दे दी, ज़रूरी नहीं होता। कफ जो है हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, मतलब बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता कि ये एक ख़राब चीज़ है। कफ़िंग जो है बॉडी की तरफ से एक रिस्पांस होता है, एक अच्छी चीज़ है किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए।
लेकिन अगर उस कफ़ की वजह से ADL एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं, ठीक है, डेली लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आप ये एंटीट्यूसिव ड्रग्स देते हो। अगर कफ़ की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ नहीं डिस्टर्ब होते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर ये एंटीट्यूसिव वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड अल्कोहल एंड अदर CNS डिप्रेसेंट्स विद दीज मेडिकेशन। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपने इसके साथ अल्कोहल या फिर कोई ऐसे मेडिसिन नहीं यूज़ करने या कोई और चीज़ नहीं यूज़ करनी जिसकी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो सकता है। रिस्पायरेटरी असेसमेंट बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन। रिस्पायरेटरी असेसमेंट आपने करनी है कि जब आप ड्रग दे रहे हो उससे पहले और ड्रग के बाद, ठीक है। एक्सप्लेन द पेशेंट दैट सेडेशन इज़ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और पेशेंट को आपने ये बताना है कि मतलब इसकी वजह से आपको नींद आ सकती है, आपको जो है चक्कर वगैरह आ सकता है, तो इस दौरान आपने कोई भी ड्राइविंग या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको अलर्ट रहना पड़े। इसके अलावा कोडीन जो नारकोटिक ड्रग है, ठीक है, एंटीट्यूसिव में, आपने उसको मिल्क या फूड के साथ लेना होता है ताकि GI में कोई मसला ना करे। और इसमें जो है आपने ओवर द काउंटर नहीं यूज़ करने ये ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब ये कि ख़ुद से जाके नहीं लेना किसी भी स्टोर से, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने नहीं लेना जब तक आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया हो, ठीक है, तो आपने ख़ुद से नहीं लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इसमें है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स आप इसको कह सकते हो। हिस्टामिन का मतलब वो होता है कि जब आपको एलर्जी होती है तो आपके बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होता है, ठीक है, ये वाला। एंटी को आप फ़िलहाल हटा लो। जब आपको एलर्जी होती है तो आपके बॉडी में ये वाली चीज़ रिलीज़ होती है, हिस्टामिन, ठीक है, तो फिर उस एलर्जी को कम करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन देते हैं। मतलब हिस्टामिन के लेवल को कम करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे। तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन, इसमें आते हैं H1 रिसेप्टर, मतलब हिस्टामिन 1 के जो रिसेप्टर होते हैं उसके ख़िलाफ़ देते हैं, और उसमें जो है ये चक्कर वगैरह या ये नशा वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए हैं बेनाड्राइल, फिनारगान, और इस तरीके से ये जो है फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन है कि आप देख लें तो इसमें जो है लेस सेडेशन इफ़ेक्ट होती हैं, और इसमें टेलीफाज, ज़ायटेक वगैरह ये दिए हुए। इसका एक्शन देखें तो एक्शन मैंने आपको बता दिया है कि एंटी हिस्टामिन और द ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, मतलब ये हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं। और हिस्टामिन जो है एक एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है कि आपके बॉडी में जब एलर्जी होती है तो उस टाइम हिस्टामिन रिलीज़ होता है। जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, स्नीजिंग, जैसे कि लोगों को स्नीजिंग वगैरह आती हैं, इचिंग वगैरह होती है एलर्जी की वजह से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर आप ये एंटी हिस्टामिन देते हो। इट आल्सो हैज़ एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी मतलब ये कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन है, ठीक है, उसको कम करता है। रिजल्टिंग इन ब्रोंकोडाइलेशन एंड डिक्रीज सिक्रीशन, मतलब आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ाएगा, आपको जो है सिक्रीशन जो सलाइवा वगैरह होगी उसकी प्रोडक्शन को कम करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो नेज़ल कंजेशन है वो भी कम होगी, नाक जो है वो बंद नहीं होगी, मतलब बिल्कुल साफ़ होगी, या आप आसानी से उसमें सांस जल्दी ले पाएंगे। इंडिकेशन कब होगा, जब आप जो है आपको कोई एलर्जी भी है, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक है, उसमें दे सकते हो, या कोई आम एलर्जी है उसमें दे सकते हो। एंटी हिस्टामिन, उसके आपको ड्रग बताए गए, सम एंटी हिस्टामिन सच इज़ डिफाइन रमीन, ठीक है, मैं सही पता नहीं, डिफाइन हाइड्रामीन, ठीक है, या बेनाड्राइल, ये जो है ड्रग के नाम से आता है। हैव एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, बता दिया है कि ये जो है एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी करते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन जो कि आपको सिंपैथेटिक सिचुएशन के लिए वो करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं या आपको प्रेफर करते हैं, तो वो इसमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है। मोस्ट साइड इफ़ेक्ट आर रिलेटेड टू एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि ड्राई माउथ, क्योंकि उसमें सिक्रीशन कम होगी तो ड्राई माउथ होगा। यूरिनरी रिटेंशन होगा क्योंकि उसका जो स्फिंक्टर होगा वो ब्लैडर का वो बंद हो जाएगा। कंस्टिपेशन या फिर ब्लड के मसले हो सकते हैं, टैकीकार्डिया, बीपी इंक्रीज हो सकता है, हेडेक, डेजीनेस, ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस किस में नहीं दे सकते, तो ये किसी को नैरो एंगल ग्लूकोमा हो, जो आँख के मसले हमने पढ़े थे पैथोफिजियोलॉजी में, ग्लूकोमा, ठीक है, उसमें नहीं दे सकते। किसी को जो है इस ड्रग से एलर्जी हो उसमें नहीं दे सकते।
प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो किसी को, उसको नहीं दे सकते, किसी को ब्लैडर में मसला हो या किसी को कार्डियोवास्कुलर का मसला हो, उसमें आप नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास इज़ एक्सपेक्ट्रेंट्स, ठीक है। एक्सपेक्ट्रेंट जो है लिक्विफाई द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन, रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ दिस सिक्रीशन एंड फैसिलिटेट द म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीशन। मतलब ये कि आपके बॉडी के या आपके लंग्स के अंदर स्पेशली लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, मतलब जो म्यूकस वगैरह होता है, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, उसके गाढ़ापन को बढ़ाते हैं ताकि वो बाहर आए आसानी से, वहाँ पे जमा ना हो, ठीक है, और जो कफ़ करने में हो आसानी हो, ठीक है। तो बंदा जो है आसानी से खांसी करेगा, कफ़ करेगा, तो उसके ज़रिए जो सिक्रीशंस वगैरह होती हैं जो कि वहाँ पे नहीं जमा होनी चाहिए वो बाहर निकल आएगी। इसका आपको एग्जांपल दिया है गॉफिनिज़म, ठीक है। गॉफिनिसिन जो है एक ड्रग है एक्सपेक्ट्रेंट का, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट वही नॉजिया, वोमिटिंग और हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इज़ म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक जो है नाम से पता चलता है, म्यूको का मतलब है म्यूकस, लाइटिक का मतलब है ब्रेक डाउन या फिर तोड़ना, ठीक है। तो ये जो है क्या काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूकस मॉलिक्यूल। म्यूकस का जो मॉलिक्यूल है या म्यूकस जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको थिन बनाता है, मतलब बिल्कुल पतला कर देता है ताकि वो आसानी के साथ थ्रू कफ रिमूव हो सके बॉडी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके जो अंदर जो ड्रग है दैट इज एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन जो है वो म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक यही काम करेगा कि जो म्यूकस है उसको थिन करेगा ताकि आसानी के साथ बाहर आए, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मतलब इन्हेलेशन के ज़रिए आप दे सकते हो या फिर इंस्टिलेशन थ्रू ट्रेकियोस्टमी के ज़रिए भी दे सकते हो, ठीक है। विद 1 मिनट और मैक्सिमम 5 to 10 मिनट आप इसको दे सकते हो, मतलब इतने टाइम में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चेस्ट जो सीने का एरिया बहुत टाइट लगेगा आपको, ठीक है। माउथ और थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, वोमिटिंग, और इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन ज़्यादा हो गई क्योंकि ये म्यूकस को थिन करता है तो वो बाहर आएगा आसानी से, इसलिए उसमें सिक्रीशन ज़्यादा होगी। नर्सिंग केयर की बात करें तो ये मतलब ये चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड सक्शनिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूकोलाइटिक। जब आप ये देते हो म्यूकोलाइटिक उसके बाद आपने क्या करना है, सक्शनिंग करनी है ताकि जो भी म्यूकस हो वो बाहर आ सके, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है कोई थोड़ा सा ख़राब या बैड स्मेल होता है तो आपने मरीज़ को बता देना है कि ये इसका जो स्मेल है वो सही नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा क्लीन द पेशेंट्स फेस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एज एसिटाइल सिस्टीन में कॉज स्टिकीनेस। इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग है, ठीक है, अगर आप मरीज़ को देते हो तो उसके बाद आपने उसका फेस जो है वो साफ़ करना है क्योंकि ये चिपक जाता है, इसमें स्टिकीनेस का जो है वो सलाहियत है, ठीक है। अगर आप उसको न्यूबलाइज़र के या फेस मास्क के ज़रिए दे रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे क्लास पे, दैट इज़ ड्रग्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कॉप डी मैंने आपको बताया, ठीक है। कॉप डी के अंदर बहुत सारे डिजीज़ आते हैं जैसे अस्थमा, सांस लेने का मसला है, कॉप डी ख़ुद भी एक बहुत ही कोरोनरी मसला है, ठीक है। एम्फाइसीमा भी सांस लेने का मसला है जिसमें अलविलाय वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन है। इन सब को मिला के हम जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारे रीज़न की वजह से ये मसले हो सकते हैं, जैसे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा है या स्मूथ मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है वो बहुत छोटे हो रहे हैं, उसमें आसानी से गैस नहीं जा पा रहा अंदर, ठीक है। या फिर उसके लेयर्स के अंदर जो म्यूकोज़ा है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कोई मसला है, उसकी वजह से भी ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हो सकती हैं। इसमें जो है मसले क्या होते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन, म्यूकोजल एडिमा, ये तो बता दिया है। इसके अगर ड्रग्स पड़े तो ब्रोंको डायलेटर्स आएंगे, मतलब वो ड्रग जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करे, उसकी साइज़ को बढ़ाएं, ठीक है। इसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट आएंगे, ठीक है। इसके अलावा थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, एंटीकोलिनर्जिक और लिकोट्रिन इंटागोनिस्ट और इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ये आएंगे सारे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के जो ड्रग्स है।
इसमें हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर इसमें सबसे पहला है। ब्रोंकोडाइलेटर में बीटा 2 रिसेप्टर है, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर हमने हार्ट में भी पढ़ा था कि ये हार्ट के ऊपर मौजूद होता है, और ये जो है इसके अलावा एयरवेज, यूट्राइन और वस्कुलर स्मूथ मसल, इन जगहों पे ये मौजूद होता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर रिजल्ट इन रिलैक्सेशन। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये मसल्स वगैरह रिलैक्स होते हैं, एयरवे जो है वो जो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो हम इसके लिए जो ड्रग्स देते हैं बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, वो ऐसे ड्रग होते हैं जो बीटा 2 की तरह काम करते हैं, मतलब इन रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करते हैं, तो वो जो ब्रोंक्यूल्स है या जो एयरवेज है वो डायलेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बंदे को सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा ये म्यूकस और सीलिया का जो सिक्रीशन है वो बढ़ाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जिन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये आपको पता है कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकते हैं, ठीक है। उसके लेवल को कम करता है, वेंटिलेशन को अच्छा बेहतर बनाता है। अस्थमा के जो अटैक्स होते हैं उसमें हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं। और इसके अलावा और नॉट वेरी सेलेक्टिव इन टर्म ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन, देयरफॉर दे मे बी प्रोड्यूस सम साइड इफ़ेक्ट। मतलब ये कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पिल्पिटेशन हो सकता है। अगर आप जो है ये हार्ट के ऊपर जाके अटैक करें, अगर इसकी वजह से बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर, तो पिल्पिटेशन हो सकती है इसकी वजह से। ट्रिमर्स हो सकते हैं अगर मसल के ऊपर जाके ये अपना काम करें। पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो सकते हैं। हाइपोटेंशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके भी आपको वही ड्रग बताए गए हैं, सेल्बेटामोल, सेलमेट्रोल और टर्बिटोलिन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके थे, एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक में। अच्छा, नर्सिंग केयर में वही है कि आपने इम्प्रूवमेंट देखना है मरीज़ के अंदर, उसकी एबीजीज़ वगैरह देखनी है, आर्टीरियल ब्लड गेज जो होता है, लीवर फंक्शन उसमें देखना होता है, और अगर उसको कोई ट्रेमर, कोई कार्डियोवास्कुलर मसला आ रहा है तो वो आपने उसमें देखना होगा। अच्छा, ब्रोंकोडाइलेटर में जो ड्रग्स नंबर 2 है दैट इज़ थियोफाइलिन या एमिनोफाइलिन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, स्मूथ मसल रिलैक्स कराएगा, ठीक है। और इसका कोई ख़ास वो नहीं है, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नहीं पता। आल्सो इंक्रीजेस म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीशन, वही बात है कि सिक्रीशन बढ़ाएगा, और ये ज़्यादातर हम अस्थमा के अटैक में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं, स्पेशली अटैक में, जो अचानक किसी को अटैक होता है, ठीक है। और इफ अफेक्ट द रिसेप्टर इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मतलब ये एसिटाइलकोलिन, अगर एसिटाइलकोलिन को भी बंद कर देते हैं, उसके इफ़ेक्ट को बंद कर देते हैं, इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, या फिर मतलब अगर कम है, किसी को ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुई है या म्यूकस प्रोडक्शन कम है, ठीक है, तो ये जाके आप एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करेगी, ब्रोंकोडाइलेशन वगैरह करा सकते हैं। इसके अलावा ये इसके साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ और यूरिनरी रिटेंशन, ये आप देख लीजिएगा, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं। इसके एग्जांपल आप देखें तो एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का जो ड्रग है, इसमें आपने याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये आ सकता है पेपर में। नर्सिंग कंसंट्रेशन वही है कि आपने जो है उसको बताना है कि आपने क्या करना है कि ड्रग लेने से पहले आपने वो देना है, मतलब पूरी तरह यूरिन पास करना है ताकि यूरिन बॉडी के अंदर ना रहे। इसके अलावा आपने उसको ये नहीं मतलब ये बताना है कि जो ड्रग है वो आपने अपने आँखों के करीब नहीं लाना या स्प्रे वगैरह नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपकी विजन ख़राब हो सकती है, और हार्ट रेट वगैरह, कंस्टिपेशन, हेडेक वगैरह हो सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट माउथ केयर, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ड्राई माउथ हो सकती है, ठीक है, तो आपने इसके माउथ का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना होगा और फ्लूइड इनटेक वगैरह देना होता है। अच्छा जी, नंबर 4 इज़ लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। लिकोट्राइन जो है वो एक किस्म का इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, मतलब एक चीज़ है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, लिकोट्राइन के प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं।
जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म होती है या बहुत कम होती है, ब्रोंकल एडिमा और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है। ये जो है मतलब मॉडरेट अस्थमा जो होता है जिसमें थोड़ा बहुत मसला होता है, ठीक है, या जो स्टेरॉयड वगैरह होते हैं उसमें आप दे सकते हो। इसके भी आपको ड्रग बताए हैं मोंटिलोकास्ट, ठीक है, और ज़ेफरलोकास्ट। इसके भी वही हाइपर सेंसिटिविटी और जीआई डिस्टर्बेंस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन में यही है कि शुड बी एडमिनिस्टर 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील, मतलब खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 2 घंटे बाद देना है आपने, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो, क्योंकि खाने के साथ ये सही एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा मोनीटर पीटी एंड आईएनआर, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। अगर आप ये वाले ड्रग वारफरीन के साथ देते हो, ठीक है, जो ब्लड रिलेटेड ड्रग है, ठीक है, तो फिर आपने उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना होगा, मतलब वो टाइम देखना होगा जिसमें कितने टाइम में जो है ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। मोनीटर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो आपने देखना होगा कि लीवर सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर आप इसको 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ करते हो फिर आपने एलएफटी भी करना होता है। अच्छा, नंबर 5 पे है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है, मतलब ये कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई इन्फ्लेमेशन है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एडिमा वगैरह यूज़ करता है, ये कम करता है, रिड्यूस करता है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा तेज़ ड्रग नहीं है, मतलब ज़्यादा तेज़ काम नहीं करता है, स्लो काम करता है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो इन्हेलर के ज़रिए आप देते हो, ठीक है, मतलब जो इन्हेलर होता है, ठीक है, या फिर पर ओरल देते हो, आईवी के ज़रिए भी दे सकते हो। साइड इफ़ेक्ट इसके वही है कि एब्डोमिनल स्ट्रेस हो सकता है, मतलब पेट में कोई मसला हो सकता है, एनोरेक्सिया, खाना खाने में मसला हो सकता है, इम्यून सिस्टम इसकी वजह से सप्रेस हो सकता है, ओरल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। इसकी अगर नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो वही है कि पेशेंट को आपने इन्हेलर का सही यूज़ बताना है, उसको बताना है कि आपने जो है जितना डोज आपको डॉक्टर ने बताया उतना ही आपने जो है वो लेना है, ख़ुद से आपने कम ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद जब आप इन्हेलर यूज़ करते हो उसके बाद आपने अपना ओरल हाइजीन करना है, मुंह साफ़ करना है, टूथब्रश वगैरह आपने यूज़ करना है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई और है तो आपने उसको बता देना है, अवेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल और ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आप उसको ड्रग आईवी या फिर ओरली देते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, तो वो आपने चेक करना होता है। इसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है। मास्ट सेल जो है आपने पढ़े होंगे कि ये भी इन्फ्लेमेशन के वक्त बॉडी में जो है वो रिलीज़ होते हैं, तो ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो है ये भी ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और मास्ट सेल को स्टेबलाइज़ करते हैं, मतलब उसको अपनी एक नॉर्मल रेंज में लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है, मतलब जिस चीज़ की वजह से रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको भी ये इनहिबिट करता है, कम करता है। लिकोट्रीन और जितने भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है वो आप मतलब उनमें आप ये दे सकते हो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो है क्रोनिक अस्थमा में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो है एक्यूट अटैक में नहीं दे सकते, मतलब किसी को क्रोनिक अस्थमा है या फिर किसी को एक्यूट अस्थमा है तो एक्यूट अस्थमा में आप मास्ट सेल स्टेबलाइज़र नहीं दे सकते बल्कि क्रोनिक में दे सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका वही है कि ये जो है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस होते हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपके ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा होती हैं, तो ये जाके उनका सामना करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्हेलेशन के ज़रिए आप इसको दे सकते हो। एक एग्ज़ाम्पल जो है क्रोमोलिन और एंटाल के नाम से जो ड्रग आते हैं, ठीक है, इसमें वही है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके वही है कि बर्निंग सेंसेशन, जलन वगैरह महसूस होती हैं आपके नोज़ में, आपके थ्रोट में, इरिटेशन, मतलब आपको अच्छा नहीं फील होता है ना, इरिटेट होता है बंदा, नेज़ल कंजेशन, नाक भी बंद हो सकती है। अच्छा, ये आपको वही सारा थोड़ा सा समरी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। एंटीहिस्टामिन पढ़ी, उसका काम बताया गया है। एक्सपेक्ट्रेंट्स पढ़े, उसका भी बताया कि म्यूकोलाइटिक बीटा 2 और थियोफाइलिन, ठीक है, ये सारे बताए गए हैं। तो ये अब आपको 1 लाइन में बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं।
अब आते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें इतना कुछ नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट में कहते हैं टीबी। ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये जो है आ सकता है पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी किस्म का माइकोबैक्टीरियम हो उसकी वजह से हो सकता है। मेन साइट्स मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकता है, लंग्स में जो है सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी साइट लंग में होता है, ब्रेन में भी हो सकता है, बोन में भी, लिवर और किडनी में भी हो सकता है। ये जो है एक बंदे से दूसरे को लगता है बाय ड्रॉपलेट्स, मतलब किसी को टीबी है, उसने आपके सामने छींका। ठीक है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट वगैरह निकलते हैं, अगर आप सांस लेते हैं उसी हवा में और वो ड्रॉपलेट आप इनहेल करते हो, ठीक है, तो वो जो है आपको टीबी की वही चीज़ मिल सकती है, बीमारी मिल सकती है, और ये आपके ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। इसके जो ड्रग है वो आपको बताया गया आयोसाइनाज़ाइड, ठीक है, और इथम्ब्यूटिल और पायराज़िनामाइड। ठीक है, इसके अलावा रिफाम्पिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाले जो ड्रग्स है ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस या एंटी टीबी ड्रग्स है। आइसोनाइज़ाइड जो है, आइसोनाइज़ाइड ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हो। ये क्या काम करते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो माइकोबैक्टीरियम का जो सेल होता है उसको जाके ख़राब करता है, उसके अंदर फैट को बंद कर देता है। बैक्टीरिसाइडल लिखा हुआ है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बैक्टीरिया के सेल को ख़राब करता है, किल कर देता है। ठीक है, तो आइसोनाइज़ाइड जो है ये क्या काम करता है, बैक्टीरिसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। वेल वो कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो होता है, टीबी की बीमारी होती है। अच्छा, ये जो है जीआई ट्रैक्ट से आसानी से मतलब वो हो सकता है, मतलब आप इसको खाने के साथ दोगे या जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए ओरली दोगे तो ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, रेनल टॉक्सिसिटी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो ये जो है पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 जो है वो आप इसके साथ दोगे ताकि ये जो न्यूरोपैथी का मसला था नर्वस सिस्टम का वो ना हो। ठीक है, ये एक नर्स का काम है, उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लिवर एंजाइम है या रेनल फंक्शन है जिसकी वजह से हो सके, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपने देखने होंगे कि उनको कोई मसला तो नहीं है। दूसरा है रिफम्पिन। रिफम्पिन जो है ये भी आरएनए के प्रोडक्शन को या जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के सेल में उसको बंद कर देता है। ठीक है, और ये जो है ड्रग टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो है आप दूसरे ड्रग के साथ देते हो ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, वो असर करें। साइड इफ़ेक्ट इसमें वही है कि इसमें सिंपली क्या होता है कि बॉडी जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है, स्पेशली येलो कलर या कोई और कलर आ जाता है जो कि उसमें कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, लेकिन ड्रग की वजह से आ जाता है। यूरिन में भी आ सकता है, टीयर्स में, सलाइवा में, स्प्यूटम में, हर जगह में, या फीसेस का कलर भी जो है इसकी वजह से चेंज हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में वही है कि आपने जो है मरीज़ को बता देना है कि ये जो कलर चेंज होगा ये ड्रग की वजह से होता है, इसमें आपने कोई मतलब घबराना नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर 3 जो है एथम्ब्यूटोल। एथम्ब्यूटोल जो है वो आरएनए के सिंथेसिस को बंद कर देता है। ठीक है, सिंपल यही ड्रग है, मतलब ये जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जितने भी ड्रग है ये सारे क्या करते हैं, आरएनए और बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स है जिसकी वजह से टीबी होता है उसको जो है जाके ख़राब करते हैं। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस है, मतलब ये जो देखने में मसला होगा, विजुअल एक्टिविटी ख़राब हो सकती है, या फिर रेड और ग्रीन कलर में जो है वो फ़र्क नहीं कर पाता, लेकिन ये रिवर्सिबल है। आपने ड्रग छोड़ दी या फिर उसके बजाय कोई और ड्रग ले ली, ठीक है, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से ये हो सकता है। इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशन है तो आपने वही बताना है, मरीज़ को देखना है कि कहीं वो कलर में फ़र्क कर पा रहा है या नहीं, कि उसका मतलब ड्रग का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर है तो फिर आपने उसको बता देना है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब ये सही हो जाएगा, आपने
परेशान नहीं होना, ठीक है। और जो भी चीज़ें उसको चाहिए आपने इजी रीच में रखनी है, मतलब ताकि जैसे किसी को इसका असर हो गया और उसका विज़न ख़राब हो गया, तो ज़ाहिरी बात है अगर विज़न ख़राब है तो वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, तो आपने उसको सहूलियात देनी है ताकि उसको इंजरी वगैरह ना लगे, ठीक है। नंबर 4 इज़ पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड ये भी बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को जो है कम करेगा। माइकोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया था उसके ग्रोविंग को रोकता है, उसके लेवल को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी पता नहीं है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वही है नोज़िया, वोमिटिंग, एक्सेस यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ड्रग कम्पीट विद यूरिक एसिड फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने LFT देखना होगा, लेवर फंक्शन देखना होगा, यूरिक एसिड वगैरह देखना होगा, और ये जो है एंटीमेमेटिक देते हो, मतलब ये जो है आप इसके बजाय कोई और भी ड्रग इसमें दे सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड, मतलब ये भी वो एक अमाइनो एसिड या फिर इस तरीके का कुछ है जो कि बैक्टीरिया के सेल को ख़राब करता है, ठीक है। और इसमें भी जो है वही नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब जो CN8 जो क्रेनियल नर्व 8 है, ठीक है, उसको डैमेज कर सकता है। लिवर का मसला, लिवर का नहीं सॉरी किडनी का मसला या फिर कानों का भी मसला हो सकता है इसमें। और इसमें आपने ऑडिटरी फंक्शन के टेस्ट करवाने होंगे। मॉनिटर स्ट्रेक्ट इनटेक एंड आउटपुट, जो भी मतलब ड्रग का इनटेक और आउटपुट है वो आपने देखना होगा। बर्न इन क्रिएटिनिन, ये जो है बॉडी के अंदर एक कचरा होता है, ठीक है, कि वो कितना बाहर निकल रहा होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी ड्रग्स। आई होप के क्लियर हो चुका होगा, समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।